Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस बताया था. उसी में मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तमाम सारी कहानियां बताई थी. उसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं. अब हमारे सामने कुछ एक न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, जिसमें से पहला न्यूमेरिकल हम लोग के सामने जो है वो ये कह रहा है दो वेव्स हैं और उन वेव्स की इंटेंसिटी का रेशियो 1:9 है और कह रहा है जब ये वेव इंटरफेयर करेंगी तो उनकी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो मैं बता दूं. व्हाट द क्वेश्चन एवरीवन? अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन. ही इज टेलिंग यू द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द टू वेव इज 1:9. देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी. क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? मैंने बचपन में पढ़ा था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. सीन क्लियर है? आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. बात समझ आ रही? मास्क नीचे कर लो बेटा जरा. आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. तो I1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? A1 स्क्वायर. I2 की जगह इज इक्वल टू 1:9. स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर रूट आ जाएगा. तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर रूट 1, 9 का स्क्वायर रूट 3. स्टेप समझ में आया आपको? ये रेशो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशो है. ये A1 बराबर 1 है, A2 बराबर 3 है. तो मैं इसे ऐसे लिखूं A1 इज इक्वल टू A और A2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि रेशियो निकालूंगा तो 1/3 तो आएगा. A/3 करूंगा तो बोले भैया यस और नो? बात समझ में आ रही है? उसने मुझसे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है. क्या का रेशियो पूछा है? मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी. तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम. हमें ज्यादा कुछ मालूम ही नहीं है, हमें तो केवल ये मालूम है आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है. तो आई मैक्सिमम है तो यहां हो जाएगा ए मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर. आपको स्टेप समझ में आया? सीन क्लियर है सभी को? ए मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2, ए मिनिमम होता है A1 माइनस A2. जो पे स्क्वायर है, जो पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दूं. बोलो भैया. थोड़ा डायरेक्ट खेलूंगा तो इसलिए आप समझ के बताना मुझे. A1 A है और A2 3A है. तो A1 की जगह A और A2 की जगह 3 है. 4A का स्क्वायर कर दो लगे यार, 16A स्क्वायर डिवाइडेड बाय. समझ में आया आपको? A1 माइनस A2, A1 की जगह A और A2 की जगह 3 है. माइनस 2A का स्क्वायर करूंगा तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, 4 4 से 16. आंसर आ गया हमारा 4:1. सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है सभी को? फटाफट इसे नोट डाउन कर लें. इसके बाद हमारे सामने एक और न्यूमेरिकल दिया है. उस न्यूमेरिकल में वो मुझसे बोल रहा है कि दो वेव हैं जिसमें से एक वेव का एम्पलीट्यूड है 3 मिलीमीटर. तो ऐसे लिख दूं A1 इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर. दूसरी वेव है उसका एम्पलीट्यूड कह रहा है 4 मिलीमीटर है और दोनों वेव्स के बीच का जो फेज एंगल है वो π/2 है. π/2 बोले तो 90 डिग्री है ना. और कह रहा है ये दोनों वेव इंटरफेयर करेंगी और इंटरफेयर करने के बाद तीसरी वेव बनती है. तो वो तीसरी वेव का एम्पलीट्यूड पूछ रहा है. वो कह रहा है देयर आर 2 वेव्स, जिसमें से एक वेव है उसका एम्पलीट्यूड है 3 मिलीमीटर, दूसरी जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड है 4 मिलीमीटर और दोनों के बीच का जो फेज एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री, यानी कि π/2. अब वो कह रहा है जब ये दोनों वेव इंटरफेयर कर रही हैं तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड बता दो. क्या बता दो? उसका एम्पलीट्यूड. तो मैंने पढ़ा है रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है, कल मैंने आपको बताया था. A बराबर √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi. समझ में आई? अब ये मिलीमीटर तो आंसर भी हमारा मिलीमीटर में ही आ जाएगा, इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं. राइट? कोई अगर चेंज कर देता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर उसका आंसर उसी फॉर्मेट में आ जाएगा. A1 3 है, 3 का स्क्वायर करूंगा. A2 4 है, 4 का स्क्वायर करूंगा 16 प्लस 2 A1 की जगह 3, A2 की जगह 4, cos phi की जगह 90. cos 90 0 होता है, 0 का मल्टीप्लाई इन सबसे होगा तो 0 ही हो जाएगा. बचा क्या? 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट 5. तो A बराबर आपका आ गया 5 मिलीमीटर. उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे. समझे या नहीं समझे? फटाफट इसे नोट डाउन कर लो. इसके बाद हमारे सामने एक और अगला न्यूमेरिकल है और उस न्यूमेरिकल में हमसे बोल रहा है कि दो वेव हैं और दोनों वेव इंटरफेयर कर रही हैं. तो कह रहा है अगर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, मैक्सिमम
और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 9:1 है, तो कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स, एम्पलीट्यूड्स का रेशियो बताना। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? क्लियर? ये जितने भी न्यूमेरिकल मैंने अभी 2-3 कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा, आ जाएगा क्वेश्चन इसमें से, राइट? तो गौर से सुनिएगा, वो कह रहा है दो वेव है, उनका मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो जो है सुपरपोजिशन का वो 9:1 है, तो कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स। तो भैया मुझे ज्यादा नहीं मालूम, मुझे केवल इतना पता होता है I प्रोपोर्शनल टू A², बस उसी से सारा काम बनता है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है I मैक्सिमम, तो I मैक्सिमम की जगह ऐसे लिखूं A मैक्सिमम का स्क्वायर, बोलो भैया, I मिनिमम की जगह A मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 9:1। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? A मैक्सिमम कल हम लोगों ने पढ़ा था A1 + A2, A मिनिमम इस पे भी होल स्क्वायर आएगा, इस पे भी होल स्क्वायर आएगा। अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो यहाँ रूट आ जाएगा। स्टेप समझ में आया आपको? बोलो भैया, सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? बढ़ू आगे। 9 का स्क्वायर रूट 3, 1 का स्क्वायर रूट 1, A1 + A2 इज इक्वल टू A1 - A2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लोगे, ये इसका इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे। तो जैसे 3 का मैंने A1 - A2 से किया तो 3A1 - 3A2, इसका इससे करूंगा तो A1 + A2। क्लियर है? 3A1 ये है यहाँ पर, है ना? ये A1 इधर लाऊंगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के 3A2 उधर आएंगे, प्लस के हो जाएंगे, प्लस के A2 पहले से है। बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? 3A1 - A1, 3A2 + A2, 4A2, 2 1 से 2, 2 2 से 4। A2 को नीचे ले आऊंगा तो A1/A2 इज इक्वल टू 2, या तो 2 लिख दो, या 2:1। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी उतार लो फटाफट। क्वेश्चन है हमारे सामने, मेरी आवाज पीछे तक प्रॉपर सुनाई दे रही है? तो क्वेश्चन है हम लोग के सामने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट? तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग को बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कहानियां समझ में आएंगी, ठीक है? चलिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। वो इसलिए है क्योंकि इंटरफेरेंस के बारे में लोगों ने बताया तो सही, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी इस बात को प्रूव करके नहीं बता पाया। क्लियर? मतलब इस पे प्रैक्टिकली इस चीज को शो करना, वो सबसे पहले यंग ही थे जो इन्होंने प्रैक्टिकली इस बात को शो करके बताया था। क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए यंग एक्सपेरिमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा, यंग के सक्सेसफुली प्रैक्टिकल हो जाने के बाद ये बात प्रूव हुई कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। क्लियर? समझ में आ रही है बात? कोई पूछे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसे बताना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है कि सबसे पहला प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सबसे पहले यंग ने ही दिया था। नहीं है बात समझ में? और दूसरा, इसके इस एक्सपेरिमेंट के आ जाने की वजह से ये बात प्रूव हो गई कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जो बात बोली आपको पल्ले पड़ी। सीन क्लियर है? देखो वहीं कहीं एक क्वेश्चन मिलेगा यंग डबल स्लिट, 1-2 पन्ने पलट के देखो। क्लियर? तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्या रोल है, समझ में आया? क्लियर? इसका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि इससे ये बात प्रूव हो गई कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। और दूसरा, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट सबसे पहले यंग ने दिया, पूरा नाम है थॉमस यंग। क्लियर? खैर आगे बढ़ते हैं। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन उसे मिले, मैं यहाँ पर आपको कुछ समझा नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पर आपको केवल ये बता रहा हूं कि यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो उसमें क्या क्या चीजें उसने ली और क्या उसने ऑब्जर्वेशन पाई। समझ में आ रही बात? क्या ऑब्जर्व किया। क्लियर? तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? गौर से देखिएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया। क्या लिया? मोनोक्रोमेटिक का मतलब समझते हो? सिंगल कलर की लाइट ली, सिंगल कलर की लाइट। क्लियर? आपको याद होगा मैंने आपको कल जब इंटरफेरेंस का डेफिनेशन बताया था, व्हेन टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड एंड, हाँ, दो वेव के बीच में सुपरपोजिशन होना था तो दोनों वेव्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी सेम तभी होंगी जब दोनों के कलर सेम होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया हुआ है। क्लियर? अभी रुको, अभ्यास थोड़ी देर बाद समझ में आएगा आपको। ये लाइट सोर्स है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है क्योंकि इससे एक ही कलर की लाइट निकलेगी। क्लियर? मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक कलर की लाइट।
इसके सामने यहां पर एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे 2 स्लिट है। ये मैंने स्लिट S1 नाम दे दिया और ये स्लिट मैंने S2 नाम दे दिया। क्लियर? 2 स्लिट्स है। स्लिट S1 यहां से जितनी डिस्टेंस पे है, मैंने मान लिया D डिस्टेंस पे है, तो ठीक उतनी ही डिस्टेंस पे ये वाली स्लिट नहीं, यही बात है। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी है? सेम है, इक्वल है। भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? सीन क्लियर है सभी को? कोई मुझे बता सकता है दोनों स्लिटों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2D। कितना है दोनों स्लिटों के बीच का डिस्टेंस? 2D। क्लियर? तो दोनों स्लिटों के बीच का डिस्टेंस 2D। मैं पूछूंगा आपसे व्हाट इज 2D, तो आप बोलना डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स। अच्छा, सबसे पहली बात तो ठीक है, ये तो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन स्लिट्स होती क्या है समझते हो? स्लिट का मतलब होता है नैरो होल, बहुत बारीक होल, बहुत बारीक छिद्र। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? इतना बारीक छिद्र कि उसमें से केवल एक आधी रे गुजरे, पर आप कितना भी बारीक से बारीक छिद्र कर लो, काफी सारी रेज निकल जाती हैं। क्लियर है? ऐसा छिद्र ऑलमोस्ट नहीं बन पाता कि हम उसमें बता सकें कि जामेती एक ही रे गुजरेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? ओके। तो दीज आर द 2 स्लिट्स। व्हाट इज 2D? व्हाट इज 2D? ठीक है, अच्छी बात है। यहां पर एक स्क्रीन लगी हुई है, ये एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन का दोनों स्लिटों से जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल D। व्हाट इज कैपिटल D? जब मोए खोलो और बोलो व्हाट इज कैपिटल D? डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स। क्लियर? ऑनलाइन वालों प्रॉपर देख पा रहे हो बोर्ड पे? क्लियर? ऑनलाइन वालों प्रॉपर देख पा रहे हो कि नहीं? मुड़ तो हिला दो कम से कम। ठीक है, धन्यवाद, आसान हो गया। गिन नहीं जाए मुंडी। क्लियर? कैपिटल D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। सीन क्लियर है? बार बार पूछूंगा व्हाट इज 2D? है? हाँ, कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। क्लियर? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर लाइट सोर्स रखा हुआ है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स से ये वेव्स निकली, लाइट सोर्स से ये वेव्स निकली। तो आप बताइए S1 और S2 ये दोनों लेंथ बराबर है या अलग अलग है? समझ में आता है आपको? ठीक है। ये वेव्स यहां पर पड़ी, अब यहां से भी वेव्स निकलेंगी। क्लियर? अब जब यहां से वेव्स निकलेंगी तो ऐसा तो एनी स्लिट कितनी भी बारीक से बारीक ले लो, काफी सारी रेस फिर भी निकल जाती है, राइट? तो जैसे यहां से वेव्स निकली, एक वेव यहां आई, एक वेव यहां आई, इंटरफेरेंस हो गया। बोलो भैया, अब इंटरफेरेंस हुआ होगा तो यह तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। सही बोल रहा हूं? 2 टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। तो वो पॉइंट जहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होती है वहां। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? तो यहां पर ये इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस हो रहा है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया PO। आपकी जो इच्छा वो दे सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। PO नाम दे दिया। अब आप मुझे बताइए S1 PO और S2 PO दोनों लेंथ बराबर है या अलग अलग है? बराबर है। क्लियर? अच्छा, क्या इनमें से एक एक ही वेव निकल रही है? काफी सारी निकल रही है। आइए देखिए, ये भी एक इंटरफेरेंस हो गया, ये भी एक इंटरफेरेंस हो गया। हाँ, कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, समय लगता है थोड़ा सा। क्लियर? तो ये क्या है? इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न यहां पर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ये जो सेंटर लाइन है इसके ऊपर की तरफ भी इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ भी दिखाई देगा, राइट? सीन क्लियर है यहां तक सभी को? जो मैंने बनाया आपको प्रॉपर नजर आ रहा है? तो ये जो उनको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन हुआ, यहां पर उन्होंने कुछ खास बात देखी। यहां पर उन्होंने क्या खास बात देखी, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। उन्होंने देखा, जब ये उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल पूरा तामझाम उन्होंने तैयार कर लिया, तो उन्होंने देखा कि यहां पर उन्हें स्क्रीन पर, पर्दे पर कुछ काली और सफेद पट्टियां नजर आ रही थी, कुछ ब्लैक स्ट्रिप्स और कुछ व्हाइट स्ट्रिप्स नजर आ रही थी। क्लियर? कैसी स्ट्रिप्स नजर आ रही थी? हाँ, जहां व्हाइट लाइक दैट, लाइक माई जैकेट। क्लियर? इस पे काली और सफेद पट्टियां नजर आ रही है ना आपको? उसी तरीके से
काली जय मारे पहनी मैंने, क्लियर। तो यहां पर काली और सफेद कलर की पट्टियां नजर आती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फ्रिंजेस। क्या बोलते हैं? फ्रिंजेस। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि जब यहाँ स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होता है तो हमें यहाँ पर काफी ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स ऑब्टेन होती हैं। ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स बोल दो, स्ट्राइप्स बोल दो, स्ट्राइप्स बोले तो पट्टियां, क्लियर। ब्लैक एंड व्हाइट पट्टियां ऑब्टेन होती हैं। जहां पर व्हाइट पट्टी नजर आ रही है वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, यानी कि वहां ब्राइट फ्रिंज बन रही है। जहां डार्क पट्टी नजर आ रही है वहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होती है, उसे हम लोग बोलते हैं डार्क फ्रिंज, क्लियर। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये इंटरफेरेंस पैटर्न हमें इस स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है तो यहां पर हमें ब्लैक एंड व्हाइट फ्रिंजेस मिलती हैं, क्लियर। जहां पर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, आपको क्या लगता है वहां पर कौन सा इंटरफेरेंस है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। जहां डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं वहां पर कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना, इसलिए वहां पर डार्क फ्रिंज बन रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया कि ये जो सेंटर लाइन है ना, ये जो पॉइंट है, यहां पर उन्हें हमेशा जितनी बार भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया यहां पर उन्हें हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी। कैसी फ्रिंज मिल रही थी? ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी। और ब्राइट के बाद अल्टरनेट वे में डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। जैसा ऊपर की तरफ था सेम वैसा ही प्रोसेस नीचे की तरफ था। नीचे भी जैसे ये सेंटर वाली ब्राइट है, डार्क, ब्राइट, डार्क। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है आप सभी को? तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो यहाँ पर अल्टरनेट वे में ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंजेस मिलती हैं और सेंटर पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलती है, क्लियर। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने देखा कि हर ब्राइट फ्रिंज पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेम होती है। यानी मान के चलिए इस ब्राइट फ्रिंज पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट 100 है तो दूसरी ब्राइट पे भी 100 ही मिलेगी, तीसरी ब्राइट पे भी 100 ही मिलेगी, 100वीं ब्राइट पे भी 100 ही मिलेगी। यानी हर ब्राइट फ्रिंजेस पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेम होती है। सीन क्लियर है? इसके बाद फिर उन्होंने डार्क फ्रिंजेस पे इंटेंसिटी देखी तो उन्होंने देखा जैसे पहली डार्क फ्रिंज पे मान के चलो इंटेंसिटी 10 है तो दूसरी डार्क पे भी 10, तीसरी डार्क पे भी 10, चौथी डार्क पे भी 10। तो इससे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हर ब्राइट फ्रिंजेस पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेम होती है और हर डार्क फ्रिंजेस पे भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेम होती है। क्या इसका मतलब ये है कि जितनी ब्राइट फ्रिंज पे इंटेंसिटी होगी उतनी डार्क फ्रिंज पे होगी? नहीं। समझ, हर डार्क 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 पे सेम, ब्राइट 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 पे सेम। सेंटर पे हमेशा कौन सी वाली मिली? ब्राइट फ्रिंज मिली। अल्टरनेट ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, राइट? नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? क्या हुआ को परेशानी? आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने देखा, और क्या देखा वो आप लोगों को बताना है इसलिए ध्यान से देखिएगा, है ना। लुक एवरीवन, ये सेंटर लाइन है। उन्होंने देखा, आप बताना पहले क्या देखा। वो तो गया भाड़ में। ये 2 है, ये डिस्टेंस 2 है। डार्क फ्रिंज का यहां से सेंटर से डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस ये 2 है और ये वाली जो डार्क है उसका डिस्टेंस 5 है। तो मुझे बता सकते हो कि इन 2 डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3। कैसे निकाला? 5 - 2। अच्छा, समझ गए? हाँ, तेगो रेपट वाल तो 5 - 2 समझ में आया? पहले उन्होंने 2 डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस निकाला, फिर उन्होंने 2 ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का भी डिस्टेंस निकाला, अलग अलग, 2 ब्राइट 2 डार्क। अच्छा, ब्राइट को मतलब ऐसा ना, एक ब्राइट जेवाई ले लू, एक ब्राइट जेवाई ले लू, 2 लगातार आने वाली ब्राइट या 2 लगातार आने वाली डार्क। तो उन्होंने देखा हर 2 ब्राइट फ्रिंज, 2 लगातार ब्राइट फ्रिंज या 2 लगातार डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा था वो हमेशा सेम आ रहा था। क्लियर? और इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं? इट इज डिनोटेड बाय द लेटर बीटा। क्या घसीटा? बीटा। फ्रिंज विड्थ को हम लोग लेटर बीटा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बीटा बराबर d लैम्डा अपॉन 2d। प्रूव करेंगे हम लोग इसे, ठीक है ना। अब यार हम लोग इसे प्रूव करेंगे, डोंट वरी। फिलहाल फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा बराबर d लैम्डा अपॉन 2d। सुनते जाइएगा। तो यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया कि 2 लगातार डार्क फ्रिंजेस या 2 लगातार ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। यानी अगर 2 लगातार ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस 5 मिलीमीटर है तो 2 लगातार डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस भी 5 मिलीमीटर ही होगा। नहीं, यही बात समझ में? क्लियर?
ओके, और उन्होंने ये भी बोला दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क फ्रिंजेस के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। नहीं यही बात क्लियर? तो यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्व किया आपको समझ में आया? क्या क्या ऑब्जर्व कर लिया कि सेंटर पे हमेशा ब्राइट मिलेगी, फिर अल्टरनेट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, क्लियर है ना? फिर दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस या दो लगातार डार्क फ्रिंजेस के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहते हैं, और फिर दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। आपको मेरी बात समझ में आई? पक्का कर पाओगे? तो यहां पर समझ में आया यंग ही वो अभी जो मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर करा है दोबारा बोल रहा हूं, अब सही समझ में आएगा। तो यंग ने अपने यंग के एक्सपेरिमेंट का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि यही वो यानी यंग जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव करके बताई थी इंटरफेरेंस के फिनोमेना को। समझ में आ रही है बात? और दूसरा क्या था कि इससे ये बात प्रूव हो गई कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। सिग्निफिकेंस क्लियर हुआ आप सबको? तो फटाफट डिफाइन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो लिखा है ना उसके सारे ऑब्जर्वेशन पढ़ो। ये फिगर आपके नोट्सों में नहीं होगा, तो जहां पर ये क्वेश्चन लिखा है वहां पर अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, यू विल फील बेटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करूं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ में आया सबको। ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया ना सब लोगों ने? ये चित्र बनाने में लगे रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये ऑब्जर्वेशन क्लियर है। क्लियर? आगे बढ़ूं? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। क्या ये पहले नंबर की डार्क फ्रिंज, ये दूसरे नंबर की डार्क फ्रिंज, ये तीसरे नंबर की डार्क फ्रिंज, ऐसे दुनिया भर की फ्रिंजेस बन रही होंगी? पहली डार्क, दूसरी डार्क, तीसरी डार्क, एनवी डार्क, एनवी डार्क, एनवी डार्क। अच्छा मान के लो एक फ्रिंज एनवी डार्क फ्रिंज है, फिर अगली डार्क फ्रिंज N+1 भी होगी। सही कही ना? कल करेंगे है बताऊंगा तुम्हें। ने बताइए देखो कौन सा बतावे होम्योपैथिक? जे 2 हतु जे 5 हतु। तो मैंने पूछा दो लगातार डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो तुमने हाल ही कह दी 5-2। 5-2 तुम मेरी 5-2 समझो, मैं तुम्हारी 3 समझ गो। क्लियर? समझ गए? ये कहा निकालो तुमने। फ्रिंज विड्थ क्या निकाला है? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? बीटा। खूब सीटा। अइया ने देखिए कौन सा बतावे हो होम्योपैथिक? बताइए कौन सा बतावे हो? मान के चलो 2 की बजाय चाहे मैं लिख रहा हूँ YN, यानी ये nवे नंबर की डार्क फ्रिंज है, तो अगली डार्क फ्रिंज N+1 भी होगी। अब बताओ फ्रिंज विड्थ क्या लिखूं? YN+1 माइनस YN। यही कहना चाहते हो ना आप लोग? यही कहना चाहते हो ना आप लोग? ऑनलाइन वालों दिख रहा है ना ये जो मैंने लाइन लिखी है? देखना है ना? ठीक है, यही कहना चाहते हो ना आप लोग? कौन? आता कल कह दिए होते। क्लियर? कल जब मैं करेंगे ना डेरिवेशन तो बात टाइम पे मैं ये स्टेप याद दिख पाऊंगा। क्लियर? हेज जागो नहीं हेज जागो? हेज जागो? ठीक है, तो कल लिसन एवरीवन, कल नहीं आज लिसन एवरीवन। वो पट्टा ने मुझे पूछ ली काय रे फलाने, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द फ्रिंज विड्थ? क्लियर? कौन कौन से फैक्टर है जो फ्रिंज विड्थ को इफेक्ट करते हैं? चलो कमान। Distance between the slits and the screen. If distance between the slits and the screen increases, fringe width increases. Fringe width increases. क्या कर रहे हैं ये परमार साहब? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक लगी है। If the distance between the slit and the screen increases, तो फ्रिंज विड्थ increases. हाँ, दूसरा फैक्टर बताओ। वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये जो लाइट आप यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो फ्रिंज विड्थ घट जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ फ्रिंज विड्थ तो वो ज्यादा से ज्यादा मिले, तो वेवलेंथ कौन सा रंग ले लो? लाल रंग ले लो। लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, है ना? तोमर इतना देख ले तोमर। आगे बढ़ू। अगला distance between the two slits. If distance between the two slits increases, fringe width decreases. नहीं है मेरी बात समझ? देखो वहीं कहीं क्वेश्चन होगा, explain the various factors which is affecting the fringe width. Explain the various factors which is affecting the fringe width. देखो वहीं कितना होगा मिलेगा। आते ज्यादा कछु नहीं कर सके, फॉर्मूला याद है तो अपने आप चिपकाए देगो नहीं चिपकाए देगो। देख ले भाई
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कल मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस बताया था। तो मैंने बताया था फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपका फाई बराबर आया था 2n पाई, याद है आपको? और डेल्टा बराबर n लैम्डा। और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका फेज डिफरेंस आया था 2n माइनस 1 पाई, और डेल्टा बराबर आपका आया था 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। याद है आप सभी को? सीन क्लियर है? क्योंकि इसका यूज आएगा कल, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।